सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है उनको हम कंप्लीट करते हैं और इस सीरीज को मोशन इन अ प्लेन को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं आगे। तो देखो, जो आज की सीरीज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें, a person standing on an open ground hears the sound of a jet plane coming from north at an angle of 60 degree with the ground level। तो कुछ कुछ इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, hears the sound of a jet plane coming from north at an angle of 60 degree with the ground level। ठीक है, तो ऐसे समझो कि इस तरह का कोई डायग्राम होगा, ये ग्राउंड लेवल है लेट से, और ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे एक आवाज आ रही है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ, इस तरह से। बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन, इफ वी इज द स्पीड ऑफ साउंड देन स्पीड ऑफ प्लेन इज। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी एंड सी, हमने इसको नाम दे दिया है। तो हमसे पूछ रखा है स्पीड ऑफ प्लेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमसे पूछी जा रही है। और हमें और क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन तो ये वाली होगी ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा होगा। और तो देखो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं ना, देखो ये प्लेन है, प्लेन की जो फ्लाई करने की, ये इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइट जो है इसकी, जिस पाथ पे फ्लाई कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, और यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है सी पे। तो ये जो वी में लिख रहा हूँ, ये वी क्या है, स्पीड जो वो हियर कर रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है उसकी साउंड की जो स्पीड है वो ये वी है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है वीपी जो है वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ कि इस, अगर मेरे को ए बी डिस्टेंस निकालनी है कि टी टाइम में ये ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितनी है प्लेन की, वीपी, और टाइम मान लो उसको लग रहा है टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी से ए तक जाने में। सिमिलरली अगर उसी टाइम पे मैं पूछता हूँ कि बीसी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो बीसी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। तो यहाँ पे ये बीसी किसकी डिस्टेंस है, एरोप्लेन की साउंड की। तो वेलोसिटी हो गई v, और इनटू टाइम तो उतना ही हो गया t। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर मेरे को vp और v में रिलेशन निकालना है तो मैं cos 60 का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। cos 60 किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 60 किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और बेस कितना है, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो बेस कितना है, वीपी। बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये बेस ए बी है ना हमारा बेस, ये ए बी। तो ए बी की वैल्यू है, बेस हमारा ए बी आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई हमारी, बी सी। तो देखो ध्यान देना, हाफ इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, वी पी इंटू टी, क्योंकि ए बी डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और जो बी सी है वो भी हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मेरे को वीपी निकालना है तो वो वी बाई टू हो जाएगा, और वी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, और वीपी क्या है, स्पीड ऑफ प्लेन। तो स्पीड ऑफ प्लेन निकालना तो वी बाई टू आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पहचानने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो 2025 का ही क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन को क्या क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले उसको ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन ये हमारे पास 2 अप्रैल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझते हैं कि अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो एक रिवर है, तो यहाँ पे एक रिवर एज्यूम कर लो। ठीक है, ये एक रिवर है, और ये जो रिवर है ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इस रिवर की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है।
अब आंसर ऑप्शन हमारी किस में मीटर पर सेकंड में है, तो 9 को हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 9 इंटू 5/18, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। इसके बाद क्या बोला है? इफ अ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो हमारे पास एक बोट है स्टिल वाटर में, उस बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, समझना। क्रॉसेस द रिवर इन हाफ अ मिनट, और वही बोट जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड मैक्सिमम स्पीड 27 किलोमीटर पर आ रहा है, वो उस रिवर को जो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रही है उसको वो कवर करती है हाफ मिनट में, while moving with maximum speed at an angle of 150 डिग्री to the direction of river flow। ठीक है, और रिवर फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो इस ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, और उसकी स्पीड जो है वो 150 डिग्री है। 150 डिग्री का मतलब ये उसकी स्पीड है, इस डायरेक्शन में वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? बोट चल रही है। ठीक है, अभी 27 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 5/18, तो 3 9 जा 27 और 3 6 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो 15/2 हमारा बोट की स्पीड आ गई मैक्सिमम। और ये 90 है और टोटल 150 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इतना समझ रहे हो? तो हमसे पूछ रखा है विड्थ कितनी होगी रिवर की। इसको यहाँ से पूरा ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछ रखी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना। देखो ये तो हमारा आ गया कितना? 27। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, अच्छा इसको ऐसे समझो कि बोट की जो स्पीड है ना वो 27 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्टिल वाटर में है, लेकिन अब वाटर भी फ्लो कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट? तो बोट की स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और वो स्पीड कितनी हो जाएगी अब बोट की? 27 मतलब 15/2 है ना। 27 किलोमीटर पर आवर को हमने 15/2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, और इंटू cos 60। भाई ये वाली स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है ना जब स्टिल वाटर में, लेकिन जब पानी भी फ्लो कर रहा होगा तब बोट अगर क्रॉस करेगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड कम होगी, और वो स्पीड हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल ली, वो कितनी हो जाएगी? 15/2 cos 60। तो ये आ जाएगा 15/2, और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो वो स्पीड हो जाएगी 15/4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से समझना। अब स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे डिस्टेंस पूछ रखा है ना, विड्थ। विड्थ की बात हो रही है, इस वाली विड्थ की, तो ये डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? 15/4, और टाइम कितना लग रहा है उसको? ऑलमोस्ट हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड उसको लग रहे हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 2 जा और 2 15 जा, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 225/2 अगर मैं करता हूँ तो 112.5 मीटर मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेरा क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना कि पानी जब रुका हुआ है तब बोट को क्रॉस करने में जो है कितनी स्पीड है बोट की? 27 किलोमीटर पर आवर, और वो उसको क्रॉस कर लेती है। लेकिन अब पानी भी बह रहा है किसी एक स्पीड से, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बोट को अगर चलना है तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से नहीं चल सकती उस पानी में, क्योंकि वो पानी के थोड़ा ऑपोजिट जा रही है। पानी भी उसको क्या करेगा? उसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा। तो वो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 15/2 cos 60 है। मैंने cos 60 ही क्यों किया? क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। ठीक है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं ध्यान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना वो 9 जनवरी का है, और वो भी 2019 का क्वेश्चन ये नजर आ रहा है हमें। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि a particle is moving with a velocity v is equals to k yi plus xj where k is a constant, the general equation for its path। अब इसके पाथ की जो जनरल इक्वेशन होगी वो कितनी रहने वाली है यहाँ पे देखते हैं, चलो। तो ऐसा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक तरह से। हमें जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है k yi प्लस xj, ये हमें दे रखी है। अगर हम वेलोसिटी इन x डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx,
जो कि हमारा किसके बराबर होता है, हमको पता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन dx अपॉन dt के बराबर होता है। और ये जो कंपोनेंट है ये i वाला कंपोनेंट x का होता है, और ये हमें दे रखी है k इंटू वाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, और वो किसके बराबर होगा, वो dy अपॉन dt के बराबर होगा। और इस वाली इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें y कंपोनेंट ये j वाला होगा, और ये kx के बराबर है, ये kx के बराबर है, तो ये सेकंड आ गई। तो अब कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dt डिवाइड कर दो dx अपॉन dt से। तो अगर मैं सेकंड को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट से, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, और ये x अपॉन y हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये y dy बराबर x dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेट कर दो। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x इंटू डी एक्स का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे y की पावर 1 था, तो y की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, एक कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमें कौन किस चीज़ की नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से 2 क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल सी, और स्मॉल सी का जो डबल होता है वो भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, सिर्फ उसको थोड़ा सा हमने क्या करना था, सॉल्व करना था एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो आई थिंक वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर नजर आ रहा है मुझे ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है रीड करके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय। अब पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स को लिखने का काम करेंगे। तो x हमें दे रखा है कितना, a cos ओमेगा टी, ठीक है। y हमें दे रखा है a sin ओमेगा टी, और z हमें दे रखा है a ओमेगा टी, इतना हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पूछ रखा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले तो देखो हम तीन अलग अलग कंपोनेंट अगर हमें दे रखे तो तीनों अलग अलग कंपोनेंट की स्पीड निकालेंगे। तो सबसे हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट, जो कि होता है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का कितना होता है, साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी इन माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होता है, फिर ओमेगा टी का ओमेगा हो गया। फिर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, तो ये होता है डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी करते हैं, ए कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे वेलोसिटी इन जेड कंपोनेंट, तो ए ओमेगा टी, तो ए और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, ये आ गई हमारी, ठीक है, डी जेड अपॉन डी टी करके। लेकिन हमें नेट वेलोसिटी पूछ रखी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो हम नेट वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जो वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो कुछ नहीं करना है, देखो हमने सीखा है कि जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो रूट लिखना है यहाँ पे, और फिर क्या करना है, वी एक्स का स्क्वायर करना है प्लस वी वाई का स्क्वायर करना है प्लस वी जेड का स्क्वायर करना है। और अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखो वी एक्स की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करो, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा, देखते हैं। वी एक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बेटर होगी कि हम अगर ये कॉमन लेंगे तो ये 1 भी बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस का ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये होगी कि यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लो। जैसे ही हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। फिर प्लस का ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इससे हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और 2 इसका हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा ए ओमेगा। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं बट थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, लेकिन अगर इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कैलकुलेशन हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी एग्जाम हॉल में। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एकदम लेटेस्ट ही क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको, 2025 का ही क्वेश्चन है और 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मतलब जो अभी तक लेटेस्ट लास्ट पेपर हो रखा है हमारा वो 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का ही हो रखा है आई थिंक 2025 में, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि टू बॉल्स विद सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल। दो बॉल्स हैं जिनका मास सेम है, जिनकी वेलोसिटी सेम है, उनको हम दो अलग अलग एंगल पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है रीच्ड बाय फर्स्ट बॉल वो 8 टाइम है सेकंड बॉल। मतलब जो फर्स्ट बॉल है वो 8 गुना ज्यादा ऊंचा जा रही है सेकंड बॉल के कंपैरिजन में। और जो T1 और T2 है वो उनके टोटल फ्लाइंग टाइम है फर्स्ट और सेकंड बॉल का। तो T1 और T2 का रेशियो बताओ हमें कितना होगा। देखो हमें ये तो पता है कि जो हमारी हाइट है, ठीक है, हाइट है फर्स्ट बॉल की वो 8 टाइम्स है हाइट ऑफ सेकंड बॉल की। और ये ध्यान रखना है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच मैक्स का, वो हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? मैक्सिमम हाइट का। तो अब देखो अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे h1 कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे थीटा 1 आ जाएगा, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे थीटा 1 इसलिए आएगा क्योंकि प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। और अपॉन में आ जाएगा 2g। और ये हमारा हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और अपॉन में आ जाएगा 2g। अब देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल। तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा 1 मेरा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा रूट हो जाएगा। तो 8 का रूट जो होता है वो 2√2 होता है, 2√2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज ध्यान रखना, इसका मैं यूज करूंगा टाइम के फॉर्मूलाज में। देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया, ऐसे ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर हमें निकालना है रेशियो तो हम क्या करते हैं। तो T1 हमारा कितना हो जाएगा? 2u तो सेम है क्योंकि स्पीड सेम थी, और साइन थीटा 1 हो जाएगा और अपॉन में g हो जाएगा। सिमिलरली T2 अगर मेरे को निकालना है तो 2u और ये हो जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन जी। देखो g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल। तो T1 अपॉन T2 हमारा कितना आ गया? T1 अपॉन T2 बराबर साइन थीटा 1 और अपॉन में साइन थीटा 2। और साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 कितना आता है? तो 2√2 अपॉन 1। तो 2√2:1 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से जो है अपने क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस ये हैं यहाँ पर उनको ट्राई करना है।